Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, welcome in another lecture. Today is our lecture number 3 of financial management for Inspector Inland Revenue Descriptive Test. आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर और हमने एक जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अकॉर्डिंग टू द एफपीएससी सिलेबस फॉर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि एफपीएससी कंडक्ट करेगा। तो लेक्चर नंबर 1-2 मैं डिलीवर कर चुका हूं अपने इस चैनल पे। जो व्यूअर्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 और 2 अवेलेबल हैं इस चैनल पे, तो विज़िट करें और लेक्चर नंबर 1 और 2 देखें ताकि जो है आपको जो लेक्चर नंबर 3 है उसकी जो है बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बहुत कुछ हमने उनमें फार्मूलाज को डिस्कस किया। तो ये सब कुछ लेक्चर 1-2 में है। तो जो व्यूअर्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 और 2 को देखें, इस चैनल पे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 विच इज़ रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्पेक्टर इनलैंड्स रेवेन्यू। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में रिस्क एंड रिटर्न, जो एक इम्पॉर्टेंट जो आउटलाइन है एफपीएससी के सिलेबस में विच इज़ रिस्क एंड रिटर्न। तो आज इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर होगा डिटेल्ड। होप्स हो कि व्यूअर्स आपको तमाम जो बातें इस लेक्चर में डिलीवर होंगी समझ आएंगी। उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सके। अभी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लेक्चर सीरीज़ इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे कोर्स से रिलेटेड, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन हम जाएंगे फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फंक्शंस पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। इस तरह की लेक्चर सीरीज़ हम कंडक्ट करेंगे। तो कोशिश ये होगी कि पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाए और इंशाल्लाह व्यूअर्स जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा और बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि रिलेटेड है रिस्क एंड रिटर्न पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेक्चर नंबर 3 है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिटर्न? Return, income received on an investment plus any change in market price, usually expressed as a percent of the beginning market price of the investment। तो ये रिटर्न की जो डेफिनेशन थी, अब इसको फर्दर मैं आपके साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि रिटर्न फ्रॉम होल्डिंग एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से सिंपली in a year any cash payments received due to ownership plus change in the market price divided by the beginning price. You might for example buy $100 a security that would pay 7 in cash to you and be worth 106 after the 1 year. The return would be the 7 plus 6 is equal to 13%। तो रिटर्न की जो डेफिनेशन हमने रीड आउट की, रिटर्न की डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि रिटर्न ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलता है वो दो तरह का एक होता है। एक तो वो जो रिटर्न आपको देती है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट की सूरत में, और दूसरा जो हमें देती है कि उसकी एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी अपनी जो प्राइस होती है उस एसेट की, उस इन्वेस्टमेंट की, वो प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी कि 100 रुपये हमने एक सिक्योरिटी में लगाया और एक सिक्योरिटी की जो प्राइस थी 1 साल के बाद उसकी वो प्राइस हो गई 106 रुपये हो गई। तो जो 6 रुपये उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई ये हमें वर्थ दे रही है सिक्योरिटी की, और जो हमें रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर डिविडेंड की सूरत में या प्रॉफिट की सूरत में वो 7 रुपये है। तो टोटल ओवरऑल जो हमारा रिटर्न इंक्रीज़ हुआ दैट इज़ 13%। तो एक दफ़ा फिर आपके साथ में रिटर्न की डेफिनेशन है वो मैं रिपीट कर देता हूँ कि इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन मार्केट प्राइस। एक तो हम इनकम रिसीव करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और उसके साथ साथ जो मार्केट में उसकी प्राइस में चेंज होता है वो भी हमारा रिटर्न होता है। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं रिस्क और रिटर्न पे। तो रिटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया कि व्हाट इज़ रिटर्न, उसके साथ साथ हम आज डिस्कस करेंगे रिस्क के ऊपर, रिस्क क्या है, उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएशन क्या चीज़ है, रिस्क अवर्स क्या चीज़ है, पोर्टफोलियो क्या होते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह तमाम इन्हीं चीज़ों पर जो है वो कंसिस्ट करेगा।
तो आइए चलते हैं नंबर 2 पे। हमारे पास है रिस्क। मोस्ट पीपल वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट अवर डेफिनेशन ऑफ रिटर्न विदाउट मच डिफ़िकल्टी। नॉट एवरी वन हाउएवर वुड एग्री ऑन हाउ टू डिफ़ाइन रिस्क। ये जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये बुक है। तो इसमें उसने डिफ़ाइन किया रिस्क को कि द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड, कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके साथ हम रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब उसमें कोई वेरिएबिलिटी आ जाती है, जब वो वेरिएबल आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द रिस्क। द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न्स फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड। हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेफिनेटली रिस्क फैक्टर जो बिज़नेस में वो इन्वॉल्व रहता ही रहता है। किसी भी बिज़नेस में रिस्क फैक्टर जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है बिज़नेस का। तो रिस्क को यहाँ पे डिफ़ाइन किया जा रहा है कि द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड, कि जब भी इन्वेस्टमेंट में कोई वेरिएबिलिटी होती है रिटर्न्स में, तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्क। अब रिस्क को डेफिनेशन के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ, तो होप्स हो कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। Assume that you buy a 1-year treasury bill to yield 8%. If you hold it for the full year, you will realize a government guaranteed 8% return on your investment, not more, not less. But buy a share of common stock in any company and hold it for 1 year. The cash dividend that you anticipate receiving may or may not materialize as expected. यहाँ तक वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रेजरी बिल परचेज़ करते हैं गवर्नमेंट का, जो कि 8% यील्ड पे होगा, तो आपको जो एक गारंटी मिल चुकी है कि ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट का है और उसको 8% आपको यील्ड होगी, ना 8% से ना मोर जाएगा ना लेस होगा, ना 8% वो मोर आप उससे लेंगे और ना लेस लेंगे। ये चीज़ एक होगी ट्रेजरी बिल के ऊपर गवर्नमेंट जो आपको दे रही है। बट अगर उसके अलावा आप कोई कॉमन स्टॉक किसी कंपनी का परचेज़ करते हैं या कंपनीज़ के जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो रिस्क फैक्टर है वो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि द कैश डिविडेंड दैट यू एंटिसिपेट रिसीविंग मे और मे नॉट बी मटेरियलाइज एज एक्सपेक्टेड। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के दौरान, तो वो मे बी के डिविडेंड जो आपका है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो और मे बी के मच लोअर हो। तो यही वो रिस्क होता है जिसको आप जो है वो एक कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो वेरिएबिलिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द रिस्क। अब रिस्क को मेजर कैसे किया जाता है? रिस्क को मेजर करने के तरीके हैं डिफरेंट। नंबर 1 जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर 2 एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या चीज़ होती है, और नंबर 3 जो है रिस्क मेजर करने का टूल जो है दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ए सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ दैट ए रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम एंड देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ अकरेंस। यानी कि as we have just noted, for all expected risk-free securities, that return we expect may be different from the return we receive. For risky securities, that actual rate of return can be viewed a random variable probability distribution. तो यहाँ पर जो रिस्क को मेजर करने का जो तरीका नंबर 1 टूल है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ दैट ए रैंडम वेरिएबल कैन बी अज्यूम। कि रैंडमली हम अज्यूम करते हैं पॉसिबिलिटीज़ का कि इस जो इन्वेस्टमेंट में, इस बिज़नेस में इतना रिस्क होगा, विच इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 हम देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न द वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल रिटर्न्स विद द वेट्स बीइंग द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ अकरेंस। एक्सपेक्टेड रिटर्न जब आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इस फॉर एग्जांपल एक 10,000 की सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्टमेंट ली, तो आपका जो है 5% या 2% एक एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड जो 2% या 5% इसमें ग्रोथ होगी, तो वो आपका एक्सपेक्टेड जो है रिटर्न है। नाउ मूव टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ ए वेरिएंस the variability of a distribution around its mean. It is the square root of the variance. Standard deviation simply ये कह रहा है कि standard deviation is a risk measure statistical tool है जो ability of distribution around its mean के risk को measure करने के लिए जो एक tool use होता है, which is called standard deviation. Now हम move करते हैं the next जो हमने discuss करना है उसके साथ coefficient of covariant, the ratio of the standard deviation of distribution to the mean of that distribution, it measures of relative risk. coefficient of covariation में जो risk है वो आप
उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ जो है मेजर करते हैं। और उसके साथ साथ रिस्क अवर्स क्या चीज़ होती है? द टर्म अप्लाइड टू एन इन्वेस्टर हु डिमांड्स ए हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न विद हायर रिस्क। रिस्क अवर्स ये चीज़ होती है, यू नो दैट द, हमने एक बिजनेस पे एक टर्म पढ़ी हुई है, हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न विल बी। जितना आप किसी सिक्योरिटीज़ में या इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर भी, तो उसमें जितना हायर द रिस्क होगा उसमें रिटर्न भी उतना ही हायर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। यह एक टर्मिनोलॉजी है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न विल बी। बट यहाँ पर रिस्क अवर्स में हमें यही चीज़ मिलती है कि टर्म अप्लाइड टू एन इन्वेस्टर हु डिमांड्स ए हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न द हायर द रिस्क। उसके साथ जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रिस्क एंड रिटर्न में, विच इज़ पोर्टफोलियो। व्हाट इज़ पोर्टफोलियो? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो ये है कि कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिक्योरिटीज़ और एसेट्स। पोर्टफोलियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना फाइनेंस में कि व्हाट इज़ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो है कि कम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं 2 और मोर और डिफरेंट एसेट्स की। फर्दर हम इसको आप एक्सप्लेन करते हैं पोर्टफोलियो को। तो पोर्टफोलियो हमें ये बताता है कि the expected return of a portfolio is simply a weighted average of the expected returns of securities comprising that portfolios। कि जब आप एक या एक से ज़्यादा सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियोज। आपके डिफरेंट सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आपको कम्बिनेशन होती है उन सिक्योरिटीज़ की, तो दैट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो। उसके साथ नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टूडेंट्स जो कि फाइनेंस को स्टडी कर रहे हैं, बिज़नेस को स्टडी कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन उनके लिए जो जानना इस कंसेप्ट को इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट कि डाइवर्सिफिकेशन क्या चीज़ होती है। The concept of diversification makes such common sense that our language even contains everyday expressions that exhort us to diversify। तो एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं आपको एक जो टर्म जो डेली हम यूज़ करते हैं लाइफ में और बड़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इससे डाइवर्सिफिकेशन की जो डेफिनेशन है, जो मेन थीम है डाइवर्सिफिकेशन का, वो आपको बेहतर समझ आएगी। हम ये कहते रहते हैं अक्सर कि डोंट पुट ऑल योर लेग्स इन वन बास्केट। So diversification is totally related to that don't put all your legs in one basket। यहाँ पर बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, तो हम ये देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन को हम इन्वेस्टमेंट में कैसे देखेंगे। डोंट पुट ऑल योर लेग्स इन वन बास्केट, कि अपनी तमाम की तमाम जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो किसी एक कंपनी का स्टॉक आप परचेज़ ना कर लें, ताकि उसमें अगर रिस्क है और रिस्क बहुत ज़्यादा है, अगर लॉस होता है तो आपका जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाए। तो डाइवर्सिफाई आपने करना होता है, अपने स्टॉक को एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना होता है, डिफरेंट बास्केट्स में आपने डिफरेंट जो है अपने कैपिटल को वो इन्वेस्टमेंट करनी होती है। द आइडिया ऑफ स्प्रेड योर रिस्क अक्रॉस द नंबर ऑफ एसेट्स while pointing us in the right direction that the rather native approach diversification, it would seem to imply that investing 10,000 evenly across 10 different securities makes you more diversified than the same amount of money invested evenly 5 securities। तो स्टडी करने से भी हमें यह पता चला कि अगर आपके पास $10,000 हैं और उनको आप 10 डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लेस रिस्की होंगे बनिस्बत इसके कि आप उन्हीं $10,000 को जो है 5 सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दें। तो मोर डाइवर्सिफिकेशन आपकी तब होगी जब आप इन्वेस्ट करेंगे 10 डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में, ना कि 5 सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करें। दैट इज़ कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंस स्टूडेंट्स। की डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, पोर्टफोलियोज़ क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और मोस्ट जो 80 से 90% जो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन लाजमी दिया जाएगा। व्हाट इज़ डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट आर द पोर्टफोलियोज़ और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोर्टफोलियो एंड डाइवर्सिफिकेशन। हम आगे चलते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं और अनसिस्टमेटिक रिस्क की टाइप्स जो हैं कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमेटिक रिस्क व्यूअर्स द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक्स और पोर्टफोलियोज एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन द रिटर्न ऑन द मार्केट एज ए होल। यानी कि सिस्टमेटिक रिस्क वो है कि वो फैक्टर्स होंगे जो ओवरऑल मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में चांसेस होते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये इन्वॉल्व रहते हैं। इनको हम कहते हैं सिस्टमेटिक factors of risk, that is called systematic risk is due risk factors that affect the overall market such as changes in nation's economy, tax reform by government
और चेंज इन दी वर्ल्ड्स एनर्जी सिचुएशन। फॉर एग्जांपल कि सिस्टमैटिक रिस्क में हमेशा ये रहते हैं कि आपकी स्टेट में किस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, कौन सी पॉलिसीज़ चल रही हैं, स्टेट किस पॉलिसीज़ को लेकर चल रही है, क्या टैक्स पॉलिसीज़ हैं, और क्या जो है आपकी नेशंस की इकॉनमी की क्या पोजीशन है। तो ये सारे सिस्टमैटिक रिस्क जो हैं वो मौजूद रहते हैं और ये एग्जांपल्स हैं सिस्टमैटिक रिस्क की। उसके साथ साथ जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, ये क्या चीज़ है? द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक्स और पोर्टफोलियोज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय जनरल मार्केट मूवमेंट्स। यानी कि जनरल मार्केट मूवमेंट्स जो हमने सिस्टमैटिक रिस्क में डिफ़ाइन किया कि कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो मार्केट में रहते ही रहते हैं, जो आपकी स्टेट की पॉलिसी होती है, टैक्स रिफॉर्म्स होती हैं, सिचुएशन होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी सिचुएशन होती है और डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। तो ये सिस्टमैटिक रिस्क आपके रहते ही रहते हैं। लेकिन ऐसे रिस्क जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होते हैं, दैट इज़ यूनिक टू ए पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री, तो कि बहुत यूनिक होते हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर या पर्टिकुलर कंपनी को लेकर। इट इज़ इंडिपेंडेंट टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑल सिक्योरिटीज़ इन सिस्टमैटिक मैनर। तो एक यूनिक किस्म के जो फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, जो उसको हम कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कि बियॉन्ड द सिस्टमैटिक रिस्क आप इनको कह सकते हैं कि अनसिस्टमैटिक रिस्क्स आर दोज रिस्क विच आर बियॉन्ड द सिस्टमैटिक रिस्क्स, कि सिस्टमैटिक रिस्क से जो एक उसमें नहीं आते तो उसको हम कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क्स। तो व्यूअर्स, अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड सिस्टमैटिक रिस्क होप जो है कि आपको समझ आई होगी। इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट आगे एक टर्मिनोलॉजी बीटा की यूज़ होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एन बीटा। An index of systematic risk. It measures the sensitivity of stocks return to change in return on the market portfolio. जो बीटा जो है एक सिस्टमैटिक जो रिस्क मेजर करने का एक टूल आप किसको कहते हैं? तो ये बीटा की छोटी सी डेफिनेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि बीटा क्या चीज़ होती है। एक जो रिस्क मेजर करने का सिस्टमैटिक एक टूल होता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज का हमारा जो लेक्चर था जो कि रिलेट कर रहा था रिस्क और रिटर्न से। इसके ऊपर हमने एक डिटेल जो है गुफ्तगू की कि रिटर्न क्या होता है, रिस्क क्या होते हैं, पोर्टफोलियोज़ क्या होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, कोएफिशिएंट कोवेरिएंट क्या होता है, पोर्टफोलियोज़ क्या होते हैं, और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, डाइवर्सिफाई किसको कहते हैं, एग्जांपल्स मैंने दिए आपको। होप्स हो कि आज का ये लेक्चर रिस्क और रिटर्न के ऊपर जो था ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपके पेपर्स के लिए भी और जो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी जो फाइनेंस से अपने आप को जुड़े हुए हैं। तो व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 3 था जो आज का हमारा। लेक्चर नंबर 1 और 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर मैं डिलीवर कर चुका हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर। इसके साथ साथ एक नेक्स्ट जो सीरीज़ हम कंडक्ट करेंगे और सिलेबस को वाइंड अप करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। जब इसको वाइंड अप कर लेंगे तो इसके साथ हम HRM और दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। उसके ऊपर ही एक इस तरह डिटेल्स लेक्चर सीरीज़ बनाएंगे को होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक रिक्वेस्ट होगी एंड में कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जितनी भी हों आप तक पहुंच सके, ताकि आप उनसे बेनिफिट ले सकें। एक नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।